पहली बार गलती, ठीक ठीक है। है। दूसरी बार गलती, अबे अरे ज़्यादा साले! हो रहा है। तीसरी बार गलती, अब तो ये आगे हो रही है भाई। स्वागत दोस्तों, क्या हाल है मेरा? आप सबका कैसे होंगे? एक्सट्रीम के टॉक में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज बहुत सारी न्यूज़ को हम कवर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ 11 की सपोर्ट से। आप लोगों को याद होगा कि जब विंडोज़ 11 आई थी तो उन्होंने इंटेल के 7 जनरेशन तक के प्रोसेसर को उन्होंने कैंसल कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आपको कम से कम 8th जनरेशन प्रोसेसर चाहिए और कौन है ये उसके लोग? आगे वाले, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी कि भाई कहाँ से सिक्योर आते हैं बूट ये? होना चाहिए और TPM2 होना चाहिए। जब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया तब उनको एहसास हुआ, लेकिन वो भी बहुत देर से। तब तक लोगों ने मना कर दिया कि हम विंडोज़ 10 तक खुश हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को बहुत ज़रूरत थी तो उन्होंने एक जुगाड़ करके, हमें पता है पाकिस्तान इंडिया में जुगाड़ ही होता है, लेकिन फिर अमेरिका वालों ने भी यही किया, जिन कंट्रीज़ को भी ज़रूरत थी उन्होंने यही किया। वो जुगाड़ के थ्रू एक फ़ाइल होती है, उनको रिमूव कर रहे थे तो इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट है ना, वो बाईपास हो जाती थी। उसके बाद वो इंस्टॉल करवा देते। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों को ये बात समझ में बाद में आ गई, उन्होंने फिर ये मसला खुद ही रिज़ॉल्व कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ये रिक्वायरमेंट हटा रहे हैं। फिर आगे दूसरी बार उन्होंने रिसेंटली विंडोज़ का अपडेट उन्होंने लॉन्च किया, जिसको उन्होंने कहा कोपायलट प्लस 24H2। अभी 24H2 नॉर्मली हमारे पास भी चल रहा है, लेकिन वो कोपायलट प्लस वाला जो वर्जन है, उसमें कुछ फीचर्स उन्होंने एडवांस रख दिए थे। अब उनके लिए उन्होंने कहा कि आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर या इंटेल के एआई वाले प्रोसेसर या एमडी के एआई वाले प्रोसेसर आपको चाहिए होंगे, तभी आपकी जो है वो विंडोज़ कोपायलट वाली चलेगी, अदरवाइज़ वो नहीं चलेगी। फिर भी वही हुआ, बहुत ही कम लोगों ने उनको यूज़ किया और उनको खरीद किया, क्योंकि आपको पूरा नया कंप्यूटर उसके लिए खरीदना पड़ रहा था। पीसी में तो लोगों ने इतना ध्यान भी नहीं दिया, ज़्यादातर जो भी है वो लैपटॉप्स में लोग ले रहे थे। तो जिनको लेना था उन्होंने लिया, अभी इतनी इसकी ज़्यादा सेलिंग भी नहीं है। अब फिर दोबारा इन्होंने विंडोज़ 11 जो नई अपडेट के लिए कहा है कि उसमें तो लिटरली 10th जनरेशन तक के लिए उन्होंने बोल दिया कि 10th जनरेशन जो लिटरली 2 साल पहले आया है, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया कि भई आपके पास भले कोर i9 हो 10th जनरेशन तक, तो आप विंडोज़ 11 के 24H2 का फीचर अप्लाई नहीं कर सकते। एक तो लालच होती है जो समझ में आती है, ये तो हद से ज़्यादा हो गई है। 2 साल पहले वाला प्रोडक्ट आप उसको कैसे बेल कर सकते हैं कि भई अभी इसकी भी सपोर्ट हम बंद कर रहे हैं। वो भी कोर i9। अभी मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा था रेडिट में और दूसरी डिस्कस जो काफ़ी वेबसाइट्स के अंदर यूज़ होती है, उसमें कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे हैं कि भई मेरे पास कोर 2 क्वाड प्रोसेसर है Q6600, ये काफ़ी टाइम पहले मैं भी चलाया करता था। ये कोर i5 जनरेशन से बहुत ही पहले आया था। उसमें लोग बोल रहे हैं कि भई हमने सिर्फ रैम अपग्रेड किए और SSD लगा दिए और हमारे पास विंडोज़ 11 ज़बरदस्त चल रही है, बिना किसी प्रॉब्लम के। ये खामखा सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं, मैं यही समझता हूँ। इंटेल, AMD और जो भी अलग दूसरी कंपनीज़ हैं, डेल वाले या जो भी हैं, वो उनको मजबूर कर रहे होंगे कि भई आप जो है उनको लॉक सिस्टम लगाओ, ताकि लोग जो हैं हमारे नए प्रोसेसर्स लें और नए मदरबोर्ड्स लें। आपको भी बताया कि इंटेल, AMD और जो भी कॉम्पिटिशन है, वो थोड़ा बहुत फ़र्क ला रही है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लाती। क्योंकि मेजर फ़र्क आपको तभी मिलता है जब आप 5 साल के बाद क्रॉस करते हैं। अगर 5 साल वाला पहला प्रोसेसर देखेंगे और आज का प्रोसेसर देखेंगे, तो आपको अच्छा खासा फ़र्क मिलता है। लेकिन हर साल में जो फ़र्क मिलता है ना, वो 2-3% 5-7% का ही फ़र्क होता है। तो इसलिए लोग यही कहते हैं कि भई हम इतने परसेंट के लिए अपग्रेड क्यों करें। तो अभी जो है वो ज़्यादा मेरे ख़्याल से माइक्रोसॉफ्ट को फ़ोर्स कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ये अभी डिसीज़न लिया है कि भई 10th जनरेशन वाले जो है वो नहीं चला सकेंगे। मेरे ख़्याल से वही उसको बैकलैश मिलेगा जैसे पहले मिला था। चलो देखते हैं अभी फ्यूचर में ही 1 महीने 2 महीने के अंदर सारी इस बात में जब हम लोग सारे इसको डिस्कस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अगली खबर है एनवीडिया की तरफ से। एनवीडिया का आपको पता है कि RTX 4090 जब आया था तो उसमें 12 वोल्ट वाली तो केबल उसमें आपको पता है रिक्वायर्ड चाहिए होती है। अगर आपके पास नई पावर सप्लाई है ATX3 वाली, तो ही उसमें वो डायरेक्ट वायर आती है, वो उसमें चलाती है। लेकिन अगर आपके पास पुरानी पावर सप्लाई है 2.1 वाली, तो उसके लिए आपको कनेक्टर लेना पड़ता था। बहरहाल उसमें यही मसला आ रहा था कि जैसे ही हेवी लोड पे आ रहा था, जब उसमें आप गेमिंग कर रहे थे या कोई भी एडिटिंग वगैरह हेवी टास्क कर रहे थे, तो वो केबल पूरी मेल्ट हो रही थी। तब भी ये बहुत ही बड़ा फियास्को हुआ था, मसला हो रहा था। अभी दोबारा उन्होंने RTX 5090 रिलीज़ किया है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसकी उन्होंने एक तो प्राइस बढ़ा दी, $2000 उन्होंने लॉन्च प्राइस रखी है। उसके अलावा उन्होंने सिर्फ 30+% उन्होंने बूस्ट किया। मैं बेसिकली इसको यही कहूँगा कि ये ऐसा ही है जैसे 4090 Ti आया हो, वो भी ओवरक्लॉक रही हो। आपको याद होगा जब GTX 1080 आया था, उसके कुछ टाइम बाद GTX 1080 Ti आया था। फिर जब एसुस वालों ने और दूसरे वालों ने उनको ओवरक्लॉक वेरिएंट का जब निकाला था, तो लिटरली उसकी परफॉर्मेंस जो है 27-29% ज़्यादा आ रही थी 1080 के कंपटीशन में। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि ये मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे 4090 को उन्होंने ओवरक्लॉक किया हो। आप इसको 4090 का Ti वेरिएंट कह सकते हैं, क्योंकि हम रॉ परफॉर्मेंस को कंसीडर करते हैं। फ्रेम जनरेशन उन्होंने जो कहा है, वो तो मल्टी फ्रेम जनरेशन का सिर्फ नाम दिया है उन्होंने। वही ड्राइवर सपोर्ट लिटरली उन्होंने 4090 में भी दे दी है। तो इसलिए मैं उसके लिए ये नहीं कहूँगा कि आप 5090 बहुत ही बड़ी चीज़ आई है। लेकिन अगर आपके पास 4090 नहीं है,
तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। कैबिनेट मैं आपको 4080 दूँगा क्योंकि इसमें अभी मेल्ट वाला मसला नहीं आ रहा, लेकिन 4090 में मेल्ट वाला मसला आ रहा है। एक यूज़र ने उसके पास एसुस की या कोरसैर की पावर सप्लाई थी 1600 वॉट वाली। उसके पावर सप्लाई साइड वाली और ग्राफिक्स साइड वाली दोनों साइड में पावर जो है केबल मेल्ट हो गई है। तो यानी कि ये तो अभी बहुत ही बड़ा इश्यू चल रहा है। मैंने कहा आपको लोगों को ये मैं बता दूँ, यानी कि ये प्रोडक्ट कैसे रिलीज़ कर रहे हैं? एक तो टेस्ट भी नहीं कर रहे, डायरेक्ट वो रिलीज़ कर रहे हैं और ये उसके बाद ये मसला 4090 में भी आया था, अभी 5090 नहीं आ रहा है। पता नहीं ये कंपनीज़ क्या कर रही हैं। चलो अगली न्यूज़ को कवर करते हैं। अगली न्यूज़ है इलॉन मस्क की कंपनी XAI, उन्होंने अभी लेटेस्ट ग्रॉक 3 के नाम से बॉट रिलीज़ किया है। उनका क्लेम यही है कि भई ये सबसे बेस्ट अभी ये है, डीपसीक से भी आगे आ रहा है, चैटजीपीटी से भी आ रहा है। लेकिन हमें वही असल चीज़ देखनी होती है कि भई वो फ्री है या नहीं है, सबके लिए अवेलेबल है या नहीं है, उसपे क्या-क्या उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं। सबसे पहली बात उन्होंने 8 लाख जीपीयूज़ यूज़ किए हैं लेटेस्ट वाले, उसके बाद ये इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है। और हम यूज़र्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो पहले आप अगर एक्स के यूज़र होंगे जो पहले ट्विटर पे था, वो भी आप प्रीमियम यूज़र हो गए, तभी आप चला सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं चला सकते। दूसरी बात, इसको चलाने के लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए। उसकी सब्सक्रिप्शन मेरे ख्याल से $30 अभी इन्होंने रखी है। बाद में ये उनको फीचर्स लाएँगे प्लस वाला या जो भी एडवांस फीचर्स लाएँगे, उसके लिए सब्सक्रिप्शन भी बढ़ा देंगे। लेकिन आप अभी डायरेक्टली इसको नहीं चला सकते और रियलिटी में आपको पता है कि डीपसीक वो बहुत ही लो पावर और पुराने टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया है, ट्रेनिंग उसकी हुई है। उसके अलावा आपको टोटली फ्री है, आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन देनी नहीं पड़ रही और ये भी है कि ओपन सोर्स भी है। यानी आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से उसको डाउनलोड करके, उसको मॉडिफ़ाई करके अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आप अपने कंपनी के लिए अलग से एआई बना सकते हैं और कोई आपको उसके लिए रोक-टोक नहीं है। अभी न्यूज़ आईफ़ोन के हवाले से है कि उसमें SE4 अभी रिलीज़ हो गया है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस उन्होंने रखी है $500, वो भी 64 जीबी। यार 64 जीबी 2025 में ये कैसे रिलीज़ उन्होंने किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कम से कम 1 जीबी तो होना चाहिए। वो आपको अगर 1 जीबी लेना है तो आपको $600 देने पड़ेंगे। अगर 256 जीबी आपको वेरिएंट चाहिए तो आपको $700 देने पड़ेंगे। इससे बेहतर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप भई आईफ़ोन 14, 14 प्रो ले लो, वो भी इसी प्राइस में मिलता है और आप लोगों को भई ये भी फ्लेक्स भी कर सकते हैं कि भई मेरे पास फ्लैगशिप है। क्योंकि ऐसी सीरीज़ जो भी होती है वो आपको पता है कि लोग जब लेके चलते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि भई इसमें वही पुराना प्रोसेसर है, पुरानी टेक्नोलॉजी है और ये हल्का है, गरीब लोगों के लिए जो अफ़ोर्डिंग नहीं कर सकते, तो उसमें आप फ्लेक्स नहीं कर सकते। आप फ्लेक्स अगर आपको करना है तो आपको आईफ़ोन 14 आपके लिए रिकमेंडेड रहता क्योंकि उसकी भी प्राइस अभी ड्रॉप हो गई है। बाकी आईफ़ोन 17 उसमें एयर वाला जो मैंने आपको पहले भी बताया था वो आया है जिसमें वो डिज़ाइन पीछे से चेंज कर रहे हैं। एक तो वही सेम बातें अभी चल रही हैं, उसमें कोई ख़ास बात नहीं आई है। बाकी फ़ोल्डेबल फ़ोन की अभी बातें चल रही हैं, लेकिन मुझे लगता तो नहीं है कि इस साल में आएगा। हो सकता है वो अगले साल ही है, बट लेट्स सी। अगली न्यूज़ है वो है नथिंग फ़ोन की तरफ से कि नथिंग फ़ोन का 3A वेरिएंट अभी मार्केट में रिलीज़ होने वाला है मार्च में। तो उसके लिए अभी कोई ज़्यादा मेरे पास न्यूज़ नहीं है। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आती है और उसमें हार्डवेयर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो उसकी प्राइसिंग हार्डवेयर सारा वो डिटेल मैंने यहाँ पे लगा दिया, आप देख लें। और लास्ट न्यूज़ मैं अभी कवर करूँगा वो है पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान वालों ने अभी चाइना के साथ मिलकर लियोनार मिशन की तैयारी कर दी है। 2028 में वो अपना फर्स्ट ल्यूनार मिशन भेज रहे हैं और जहाँ पर वो अपने रोबोट ओवर भेजेंगे। देखते हैं उसकी सक्सेस क्या होती है। अभी उन्होंने सिर्फ अनाउंसमेंट कर दी है कि वो अपना फर्स्ट ल्यूनार मिशन सेंड कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। वो इंसान की तरफ से नहीं होगी ऑब्वियसली, वो अपना रोवर ही भेजेंगे और जो है उसकी सारी स्टडी होगी। तो आज के लिए ये सारी न्यूज़ थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आज की न्यूज़ में जो भी मैंने बात की है, आप अगर इससे एग्री नहीं करते तो कमेंट्स में आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा और वो बात मैंने मिस कर दी है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगली वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।